Good afternoon, dear students. Today we are going to start the unit number 4. The title of the unit number 4 is the boundary conditions and Maxwell equation. आज जो अपन यूनिट शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है बाउंड्री कंडीशन और मैक्सवेल इक्वेशन। अब इस यूनिट को एक्चुअली टाइटल के हिसाब से अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बाउंड्री कंडीशन और दूसरा है मैक्सवेल इक्वेशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या? जैसे अपन ने देखा कि यूनिट नंबर 2 जो था वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर केस था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके अंदर में वेरियस कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें। जैसे यूनिट नंबर 3 जो था वो था पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो पूरा मैग्नेटिक है। अब बाउंड्री कंडीशन या ये यूनिट वो यूनिट है जो एक्चुअली अपन बोल सकते हैं कि व्हेन वी वांट टू मिक्स टू फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच वी हैव टू फॉलो, what are the boundary to which we are restricted, that is called as a boundary condition when we want to अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कंबाइन करना है तो क्या रेगुलेशन रूल्स या रिस्ट्रिक्शन अपने को फॉलो करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ वन मीडियम to another medium are learned under this chapter called as a boundary condition. And another part is a Maxwell's equation. Maxwell has presented some of the very important equations which we are going to study in this unit in the form of derivation. So that will be the second and last part of the unit. Okay. So इस यूनिट को पढ़ने के तीन स्लॉट्स हैं। पहले अपन पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशन की थ्योरी, बाद में अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस से रिलेटेड थ्योरी और तीसरा पार्ट जो है वो है बाउंड्री कंडीशन बेस्ड न्यूमेरिकल। तो अपन शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ, दैट इज बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन और बाउंड्री लिमिटेशन ऑफ मैग्नेटिक। अब बाउंड्री क्या है, मान के चलो मैंने एक सरफेस ले लिया है और उसके दो टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा एक मीडियम है और दूसरा टुकड़ा दूसरा मीडियम। अगर ये दोनों मीडियम सेम है तो दोनों तरफ आने वाले एलिमेंट का बिहेवियर सेम रहेगा। मतलब एक समझने के लिए आपके सामने मैं एग्जांपल प्रेजेंट करता हूँ कि समझ लो आपने दो डब्बे लिए, दोनों के अंदर में पानी डाला है और उसके अंदर में बॉल्स को पुट किया। तो बॉल्स जिस तरीके से फ्लो करेंगे वो पानी के अंदर सिमिलरली फ्लो करेगी क्योंकि उनके अंदर का जो मीडियम है वो सेम है, वाटर। पर अगर एक पॉट के अंदर में आपने पानी की जगह पे वहाँ पे समझ लो मिट्टी डाली और वो मिट्टी में बॉल डाला तो क्या वो उसके ऊपर फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो मतलब ये जो चेंजेस आए हैं क्यों आए हैं, क्योंकि मीडियम बदला है। तो बाउंड्री मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ कोई एलिमेंट जाता है तो उस फील्ड में क्या चेंजेस आते हैं, ये है बाउंड्री अपने को समझ। टू अंडरस्टैंड द बाउंड्री कंडीशन इन डिटेल वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। Now we know that when there is a proton and electron, they will automatically get attracted towards each other. So consider that there are two electric plates in which one side of the plate is entirely connected with the positive side of the battery and another side of the plate is entirely connected with the negative side. And during those areas where the electric field has been created between positive and negative, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव क्या करेगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो वो जो लाइन ऑफ फोर्सेस लगाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी। उसके बीच में उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉट डाल दिया जिसके अंदर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एटम है जो कि सेपरेट है। तो होगा क्या, जो बाहरी एक्सटर्नल फील्ड है उसके वजह से अंदर की जो इंटरनल फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, क्रॉस कर देंगी या कैंसिल कर देंगी। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू 0। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द पेयर विद ऑल द प्रोटॉन। सो द रो वी मतलब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू 0। तो रो भी अगर 0 हो गया तो अपन ने पिछले यूनिट में गॉस लॉ पढ़ा था जिसका फॉर्मूला था डेल डॉट डी बार इज इक्वल टू रो डिफरेंशियल फॉर्म। तो रो भी अगर 0 हो गया तो डी बार का वैल्यू है एप्सिलॉन इनटू ई ए बार। तो इट इज somehow it will be related is equal to del bar dot rho e is equal to 0. So there is del bar dot epsilon dot e bar is equal to 0. Therefore del bar dot e bar is equal to 0. Therefore rho v is equal to 0. तो ई बार 0 हो गई मतलब ऐसी फील्ड जहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, ई बार कितना बचेगा, 0। यही अपने को ध्यान में रखना। ई बार 0 बचने का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वैसे ही केस है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। व्हेन वी से दैट द
अब वेक्टर फील्ड उस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो। क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जितने भी पॉजिटिव आइटम है उतने ही नेगेटिव आइटम है, तो दोनों को सम करने के बाद कितना हो जाएगा, जीरो। और उसके अंदर आइटम तो है ना, तो अपन उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन मतलब लाइन इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन जो है ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है हर एक बाउंड्री कंडीशन के लिए। जब भी आप किसी भी बाउंड्री कंडीशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट निकालने जाएंगे तो आपको इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब पढ़ने से पहले अपने को चार और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी बाउंड्री कंडीशन पढ़ने से पहले। एक होती है परमिटिविटी, दूसरी होती है परमियाबिलिटी। अब परमिटिविटी से रिलेटेड है रिलेटिव परमिटिविटी, एंड परमियाबिलिटी से रिलेटेड है रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो परमिटिविटी मतलब क्या, नाम पर से ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए, परमिट करना। व्हाट इज मीन बाय परमिटिविटी, टू परमिट, क्या किसको परमिट करना है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज पुटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज पुटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस अलाउड टू पास थ्रू ईच अदर। जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेस, वो तो 10 लाइन भेजेंगे तो उसमें से 10 के 10 लाइन थोड़ी पास होंगी सामने वाले एटम में। तो कुछ जो अमाउंट ऑफ वैल्यू उसमें से अलाउ किया जाएगी उसको बोलते हैं परमिटिव। पर अगर समझ लो वहाँ पे दो आइटम है, एक 10 लाइन अलाउ कर रहा है, दूसरा 8 लाइन अलाउ कर रहा है, तो किसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, पहले की, पर वो किसके के रिस्पेक्ट में होगी, सेकंड के। तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस परमिटिविटी ओवर द टू डिफरेंट मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव परमिटिविटी, डिनोटेड बाय ER and calculated by formula ER is equal to epsilon R is equal to epsilon upon epsilon 0, where you know the formula value of epsilon 0, it is 8.8 10 to the power minus 12. The next part is the permeability. Permeability means what? The ability of a medium. It is the ability of medium to pass the line of forces इन अ मैग्नेटिक फॉर्म, जहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नहीं भेजा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ से भेजेगा, साउथ नॉर्थ से भेजेगा, तो जितनी लाइन पास की जाएंगी उसको बोलेंगे परमिया। तो म्यू जीरो इज अ परमिएबिलिटी। और म्यू आर निकालने के लिए मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर है, यहाँ पे आएगा म्यू अपॉन म्यू जीरो, ठीक है। अब आते हैं अपने टारगेट की तरफ, दैट इज बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री मतलब अ रीजन विच सेपरेट्स द टू मीडियम। मैंने पहले बोला आपको कि एक मीडियम को अगर आप दो टुकड़ों में बांटते हैं तो उनके बीच में जो जनरेट होता है वो बाउंड्री, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ बॉर्डर, तो वो उनकी क्या हो गई, बाउंड्री। हालांकि ये दोनों मिला के क्या था, एक ही कॉन्टिनेंट था, और अब इसके टुकड़े हो गए, एक साइड में अब दूसरे कंट्री है, एक साइड में दूसरा कंट्री है, दैट इज काइंड ऑफ अ बाउंड्री। So we have to understand the relationship when one person from one medium want to go into the another medium. So first type of a boundary condition which we are going to learn is the electric boundary condition. What is meant by electric boundary condition? In this electric boundary condition, we will consider only the behavior of electric component like E bar and D bar. E bar मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, और D bar मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इस बाउंड्री कंडीशन के अपन अंदर में अपन सिर्फ दो ही कंपोनेंट का बिहेवियर जानने वाले हैं, वो है ई बार और डी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, टोटल चार बाउंड्री कंडीशन, एक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री कंडीशन, एक डाइलेक्ट्रिक फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशन, और चौथा है मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक के अंदर में तीन बाउंड्री कंडीशन है, जिसमें से पहली है डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, आपने एक बाउंड्री को दो टुकड़े कर दिए, इधर भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उधर भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में क्या होता है, दोनों तरीके के कैरी चार्जेस क्या करते हैं, कैरी करते हैं। डाई मतलब दोनों, पॉजिटिव भी और निगेटिव। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सिंपल पेज ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर में मैंने एक बाउंड्री मार्क कर दी, ये वाला डायग्राम तुमको जो समझना है। ऊपर के पार्ट को मैंने मीडियम नंबर 1 नाम दिया है, नीचे के पार्ट को मैंने मीडियम नंबर 2 नाम दिया है। ऊपर के पार्ट डाइलेक्ट्रिक 1 है, नीचे का पार्ट डाइलेक्ट्रिक 2। पहले पार्ट है इसीलिए इसका एप्सिलॉन परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1, और ये दूसरा है इसीलिए इसका परमिटिविटी है एप्सिलॉन 2। और इसका जो एलिमेंट है वो है E1 बार, और इसका जो एलिमेंट है वो E2। E1 बार मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कितने टुकड़े हो सकते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल टुकड़ा हो सकता है, किसका वर्टिकल टुकड़ा। तो जो टुकड़ा हॉरिजॉन्टल होता है या दो पार्ट हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल, वो बाउंड्री को पैरेलली या टेंजेंशियल होता है। और जो वर्टिकल होता है वो बाउंड्री से परपेंडिकुलर। अगर ये मेरी बाउंड्री है, अगर इस तरीके का है तो ये टेंजेंशियल है, और इस तरीके का है तो परपेंडिकुलर। तो E1 बार के दो टुकड़े होंगे, एक होगा ET1 और दूसरा होगा EN1, ठीक है। EN1 मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और ET1 मतलब टेंजेंशियल।
वन क्यों, क्योंकि वो E1 के टुकड़े। वैसे अगर अपन E2 के दो टुकड़े करेंगे तो आएंगे ET2 एंड EN2। ET2 मतलब जो टेंजेंशियल है और EN2 मतलब जो नॉर्मल। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, एक मुझे पढ़ना है बाउंड्री कंडीशन, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना है, तो मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ। ये जो मैंने ग्राफ लिया है 1 2 3 4, ठीक है, ये छोटा सा लेना है एक्चुअली। यहाँ पे डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा लिखा है, पर मुझे सिर्फ इतनी सी एरिया मार्क करना है। जैसे मुझे इंडिया से पाकिस्तान में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडिया के बॉर्डर से अगर एक पैर सामने डालूंगा तो मैं पाकिस्तान के अंदर चले जाऊँगा। या इंडिया से बांग्लादेश जाना है तो इंडिया से पैर निकाल के मैं बांग्लादेश में डालूंगा। तो मुझे कोई ऐसा 100 किलोमीटर अंदर जाने के बाद नहीं पता चलेगा कि मैं बांग्लादेश में, उनके टेरिटोरी में मैंने एक पैर डाल दिया तो मैं बांग्लादेश। तो उतना स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइट अपने को कंसिडर करना है एक मीडियम से दो मीडियम के लिए। तो मैंने एक टोटल मीडियम लिया है 1 2 3 4, जिसकी अगर मैं ध्यान देता हूँ तो ये 4 लाइन से बना हुआ है। 1 to 2 जो कि पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो मीडियम 1 में आता है। 3 to 4 जो पूरा का पूरा हिस्सा मीडियम 2 में आता है। 2 to 3 जिसका कुछ हिस्सा मीडियम 1 में आता है और कुछ हिस्सा मीडियम 2 में आता है। 1 to 4 जिसके कुछ हिस्सा मीडियम 1 में आता है, कुछ हिस्सा मीडियम 2 में आता है। पर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू है 1 to 4 और 2 to 3। इसकी जो हाइट है डेल एच इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो। लेट अस कंसीडर अ क्लोज लूप 1 2 3 4 1। एक क्लोज लूप मैंने कंसीडर किया है। दिस क्लोज इज लूप इज शेयर्ड बाय टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेट E1 बार जिसके कंपोनेंट है ET1 EN1 एंड E2 बार जिसके कंपोनेंट है ET2 एंड EN2 with the field intensity tangential component and normal component. Let the length 1 2 3 4 be del W। लेंथ 1 और 2 की जो विड्थ है वो क्या है, अब वो रेक्टेंगुलर सर्फेस है तो विड्थ और हाइट होती है, तो विड्थ जो है वो क्या है डेल डब्ल्यू है, और हाइट जो है वो डेल एच है। और क्योंकि हाइट बहुत छोटी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेल एच को एक अप्रोक्सीमेटली 0 मानता हूँ। पर मैंने अभी देखा कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर में लाइन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है फॉर 1 2 3 4। अगर मुझे किसी ने बोला कि ये पूरे के पूरे सर्फेस का एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल, तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो कंजर्वेटिव का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। अब इसके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैं 4 टुकड़े करूँगा, एक 1 to 2 इंटेंसिटी निकालूंगा, एक 2 to 3 निकालूंगा, एक 3 to 4 निकालूंगा, 4 to 1 निकालूंगा। अगर ये 4 मिला के मैंने टोटल निकाली तो वो पूरे सरफेस की इंटेंसिटी है। तो मैंने उस इक्वेशन को भी डिवाइड किया है, ई बार डॉट डी एल बार फॉर 1 to 2, ई बार डॉट डी एल बार फॉर 2 to 3, ई बार डॉट डी एल बार फॉर 3 to 4 एंड ई बार डॉट डी एल बार फॉर 4 to 1। ठीक है, उसके बाद डेल एच को अगर 0 मान लिया तो 2 to 3 मतलब लेंथ कितना हो जाएगा 2 to 3 का 0, और 1 to 4 का भी 0। डेल एच बहुत छोटा है तो 0। बचा कौन 1 to 2, 1 to 3 to 4। 1 to 2 काय में आता है मीडियम 1 में, 2 to 3, 3 to 4 काय में आता है मीडियम 2 में। तो इसको बोलेंगे ई बार की जगह पर E1 बार, और इसको बोलेंगे ई बार की जगह पर E2 बार। तो E1 बार के दो टुकड़े कौन से हैं, ET1 प्लस EN1, और E2 के कौन से हैं EN1 प्लस E2। अपने को पहले कौन सा कंपोनेंट चाहिए, टेंजेंशियल, मतलब नॉर्मल क्या हो गया 0, तो EN भी 0, EN2 भी 0, तो ET1 प्लस ET2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 to 2 ET1 DL। तो अब 1 to 2 को ध्यान दो, 1 to 2 जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, और 3 to 4 जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है। तो अगर अपन सामने की तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव, अगर अपन पीछे की तरफ आते हैं तो निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा ET1 माइनस ET2। ये यहाँ पे इतना इसमें फॉर्मूला लिखा है कॉस ओमेटी, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ET1 मतलब पॉजिटिव, ET2 मतलब निगेटिव। तो ET1 माइनस ET2 इज इक्वल टू 0। therefore ET1 is equal to what, ET2। ये हो गई अपनी कंडीशन फॉर टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। क्लियर। अगर आप इस ई को डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डी का फॉर्मूला क्या है एप्सिलॉन इंटू ई। तो ET1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा DT1 अपॉन एप्सिलॉन 1। तो ET1 इज इक्वल टू ET2 क्या हो जाएगा DT1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू DT2 अपॉन एप्सिलॉन 2। बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन एप्सिलॉन 1 इज नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इक्वल हो गए तो DT1 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पढ़ना है, ये तो मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाला। सिमिलरली अगर मुझे उसी मीडियम के अंदर में डाइलेक्ट्रिक के अंदर में मुझे नॉर्मल कंपोनेंट निकालना, तो नॉर्मल निकालने के लिए मैं क्लोज सरफेस नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो मैं एक सर्कुलर सरफेस लूंगा जिसका ऊपर का हिस्सा पहले मीडियम में आएगा, नीचे का हिस्सा दूसरे मीडियम में। जो ऊपर है वो प्लस AN कैप, जो नीचे है वो माइनस AN कैप। ठीक है, हाइट अभी भी 0 है। तो मैं अब इस सिलेंडर का जब सरफेस लेने जाऊंगा तो इसमें अब ई बार की जगह पे, ई बार में ऑलरेडी यूज हुआ वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डी बार। तो ऊपर का जो
फ्लक्स डेंसिटी है उसको नाम दिया है d1 बार, नीचे की जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको नाम दिया है d2 बार। तो d1 बार के दो टुकड़े होंगे dt1 बार और d22 बार, सॉरी dn1 बार, और d2 बार के दो टुकड़े होंगे dt2 बार और dn2 बार। तो टोटल फॉर्मूला क्या आएगा अपना गॉस लॉ के हिसाब से। अब ई बार के लिए कंजर्वेशन का इक्वेशन है लाइन लेंथ ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू 0, और डी बार के लिए इक्वेशन है गॉस लॉ का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्यू। तो अब ये डी बार को अपने को कहाँ कहाँ से निकालना है, तो इस सर्फेस के टोटल तीन भाग, एक है टॉप सिलेंडर का, एक है बॉटम और एक है उनकी साइड। तो साइड जो है वो सेम ही है पर दो फर्क के, तो मैं लिखते वक्त कैसे लिखूंगा, डी बार डॉट डी एस बार फॉर टॉप, डी बार डॉट डी एस बार फॉर बॉटम एंड डी बार डॉट डी एस बार फॉर साइड इज इक्वल टू क्यू। अब साइड का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हाइट इज माइनस जीरो ले लिया, तो साइड इज इक्वल टू जीरो, तो बचा कौन, टॉप और बॉटम। तो डी बार के दो टुकड़े अगर अपन ने किए, यहाँ पर डी बार के दो टुकड़े क्या आएंगे, डी टी वन प्लस डी एन वन, डी टी टू प्लस डी एन टू, फिर से अब यहाँ पे नॉर्मल चाहिए तो डी टी वन डी टी टू जीरो, तो बचेगा क्या, डी एन वन इंटू डी एस डी एन बार इंटू डी एन टू प्लस डी एस बार। अब नीचे वाला माइनस है तो डी एन वन डी एस माइनस डी एन टू डी एस, तो डी एन वन माइनस डी एन टू इज इक्वल टू, ये क्यू का अपन कन्वर्ट करते हैं रो वी डी वी में, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू रो वी डी वी, क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे रो एस डी एस, तो डी एन वन इज इक्वल टू, अगर डी पर से आपको निकालना है एप्सिलॉन